प्रीति को बहुत भूख लगती थी। छिप छिप कर खाने के लिए वो कॉलेज में सबसे पीछे बेंच पर बैठती थी। फिर प्रीति की शादी हो गई। असली अग्नि परीक्षा तो तब शुरू हुई जब उसकी सास ने उसे करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। आखिर कैसे भूखड़ प्रीति ने करवा चौथ का व्रत रखा, चलिए देखते हैं। प्रीति को खाने पीने का बहुत शौक था। प्रीति कम से कम 5 तरीके के फल, नारियल पानी, जूस, दूध रोज लेती थी। इसके अलावा सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, शाम का स्नैक्स और रात का डिनर तो था ही। इतना खाने के बाद भी उसे कोई भी कभी भी कुछ खाने के लिए कहता तो वो फौरन खाने के लिए राजी हो जाती। प्रीति की माँ पारुल उसके भुक्कड़पन से बहुत दुखी थी। प्रीति बेटी, अपने खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल कर, तेरा वजन देखकर कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। माँ तुम भी ना हमेशा मेरे खाने पर नजर लगाती हो। कोई मुझसे शादी कर ले इसके लिए मैं भूखी तो नहीं रह सकती ना। तुझे भूखे रहने के लिए कौन कह रहा है, बस थोड़ा लिमिट में खाया कर। प्रीति की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद घर में उसकी शादी की बात चल रही थी। एक दिन प्रीति को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। हमें आपकी लड़की पसंद है, बस जरा इसका वजन थोड़ा ज्यादा है। जी जी जी, शादी से पहले प्रीति अपना वजन कम कर लेगी। फिर तो ये रिश्ता पक्का। सुधा ने प्रीति के हाथों में शगुन के रुपए थमा दिए और प्रीति की शादी राहुल के साथ तय हो जाती है। लेकिन प्रीति से कहाँ संभव था कि वो अपना वजन कम कर पाती। खाने पीने पर कंट्रोल तो था नहीं। कुछ महीने बाद प्रीति और राहुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रीति अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आते ही उसने सबसे पहले रसोई संभाल ली, क्योंकि वो हमेशा रसोई में रहे और उसका मुंह चलता रहे। अब प्रीति सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना बनाती और साथ साथ रसोई में उसका मुंह चलता रहता। वो कुछ न कुछ खाती रहती। उसके ससुराल में शाम के स्नैक्स की परंपरा नहीं थी। अब प्रीति को शाम के वक्त भूख लग जाती थी। माँ जी, आपके लिए चाय लाऊं? ले आ बहू, एक कप चाय पीकर तरोताजा हो जाऊं। प्रीति ने चाय के साथ साथ आलू प्याज के पकौड़े भी बना लिए। वो चाय पकौड़ा लेकर सुधा के पास आई। अरे बहू, तूने तो सिर्फ चाय बनाने के लिए कहा था। माँ जी, खाली चाय कौन पीता है? खाली चाय पीने से एसिडिटी होती है, इसीलिए मैं पकौड़े बना लाई। दरअसल पकौड़े तो प्रीति को खुद खाने थे, सासू माँ का तो बहाना था। अब वो रोज शाम को कुछ न कुछ बनाकर खाती और घर वालों को भी खिलाती। इसी बहाने प्रीति को शाम का स्नैक्स मिल जाता था। लेकिन प्रीति की असली अग्नि परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक दिन, प्रीति बहू, कल करवा चौथ है, तुझे पता है ना, करवा चौथ पर सारा दिन पानी भी नहीं पीते हैं। शाम को चांद की पूजा करने के बाद ही पानी पीते हैं और खाना खाते हैं। कल सुबह 3 से 4 बजे तक सरगी का वक्त है। तू अपनी सरगी के लिए राहुल से सामान मंगवा लेना और पूजा का सामान भी मंगवा लेना। करवा चौथ पर खाना तो दूर, पानी भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर प्रीति को चक्कर आ गए। क्या हुआ बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? प्रीति ने खुद को संभालते हुए कहा। जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। प्रीति अपने कमरे में चली गई और सरगी की लिस्ट बनाने लगी। करवा चौथ की तैयारी में पूजा के सामान का उस लिस्ट में कोई जिक्र ही नहीं था। उसमें तो सिर्फ खाने पीने की चीजों के नाम थे। शाम को जब राहुल ऑफिस से आया तो प्रीति ने उसे लिस्ट थमाते हुए कहा, कल करवा चौथ है, व्रत और पूजा का सारा सामान इस लिस्ट में लिखा है। ये सब सामान बाजार से ला देना। इतनी लंबी लिस्ट? इस लिस्ट में ऐसा भी क्या है? राहुल उस लिस्ट को पढ़ने लगता है। दूध, दही, मावा, रसमलाई, रबड़ी, मालपुआ, पेड़े, लड्डू, संतरा, अनार, अमरूद, केला, नारियल। लिस्ट पढ़ते पढ़ते राहुल थक जाता है। प्रीति, क्या है ये सब? ये सब मेरे सरगी का सामान है। इतना सारा? हाँ, माँ जी ने कहा है कि करवा चौथ के व्रत में कुछ खाना तो दूर, पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। रात में चांद की पूजा करने के बाद ही कुछ खाने को मिलेगा। तुम इतना सब कुछ सरगी में खा लोगी? प्रीति ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया। हाँ। राहुल लिस्ट लेकर बाजार चला गया और सारा सामान ले आया। उसने सामान प्रीति को दे दिया। प्रीति ने घड़ी में 3 बजे रात का अलार्म लगा दिया और सो गई। 3 बजे जब अलार्म बजा तब प्रीति झटपट उठ गई और सरगी का सारा सामान लेकर खाने बैठ गई। 1 घंटे में उसने सारा सामान चट कर लिया, फिर जोर से डकार मारा। अब जाकर तसल्ली हुई है, ना जाने इससे मेरा दिन भर का काम चलेगा या नहीं। कल तो दिन भर भूखा रहना है। सरगी खाकर प्रीति सोने चली गई, लेकिन व्रत की टेंशन के कारण उसे सारी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वो सोकर उठी तो सुबह से ही रसोई में पकवान बनाने लग गई। अरे बहू, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही है तू? माँ जी, रात के लिए खाना बना रही हूँ। सुधा ने देखा कि पूरी रसोई पूरे पकवान से भरी हुई थी। रसोई का एक भी बर्तन खाली नहीं था। किसी में पूरी, किसी में मालपुए, किसी में खीर, किसी में पनीर की सब्जी, किसी में रायता, किसी में चटनी, तो किसी में गुलाब जामुन भरे पड़े थे। इतना सारा खाना?
हाँ माँ जी, दिन भर भूखी रहूंगी तो रात में अच्छा खाना तो चाहिए ना। लेकिन अभी तो सुबह थी, सारा दिन बाकी था। सारा दिन भूखा प्यासा रहना प्रीति के लिए असंभव था। दिन चढ़ते ही बहुत भूख लगी है यार, अब क्या करूं। अभी तो दोपहर और शाम बाकी है, शाम की पूजा के बाद ही कुछ खाने को मिलेगा। प्रीति मन महसूस कर रह जाती है, लेकिन उससे ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रहा गया। थोड़ा सा कुछ खा ही लूंगी तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। प्रीति ने देखा कि राहुल ऑफिस गया हुआ है और सुधा अपने कमरे में सो रही है। वो चुपके से रसोई में गई और थोड़े मालपुए खा लिए। हाँ, अब जान में जान आई। प्रीति अपने कमरे में आकर सो गई। उसे थोड़ी देर के बाद फिर भूख लगी। दोपहर के 2 बज गए हैं, लंच का वक्त हो गया है। बड़ी भूख लगी है, क्या करूं। माँ जी को खाना देने के बहाने खुद भी कुछ खा लूंगी, किसी को क्या पता चलेगा। प्रीति सुधा के लिए एक थाली में खाना परोसने लगी और लगे हाथ 4 पूरियां और पनीर की सब्जी खुद भी खा ली। उसके बाद उसने सुधा को खाना खिलाया। कुछ देर बाद शाम हो गई। सुधा ने प्रीति से कहा, प्रीति बहू, जा तैयार हो जा। पास के मंदिर में मोहल्ले की सारी औरतें करवा चौथ की कथा सुनने के लिए इकट्ठा होती हैं। तू भी वहीं चली जा, उन सब के साथ पूजा भी कर लेना और कथा भी सुन लेना। ठीक है माँ जी। प्रीति तैयार होकर माता के मंदिर में जाती है, जहां मोहल्ले की सभी औरतें पहले से जमा थीं। प्रीति भी उनके बीच जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने कथा सुनाना शुरू किया, लेकिन प्रीति कथा के बीच बीच में लंबी लंबी डकारें मारने लगी। उसकी डकारों में से कभी मालपुए की खुशबू आती तो कभी पूरी सब्जी की। ये देखकर मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करने लगी। लगता है सुधा की बहू ने पूजा से पहले ही खाना खा लिया है। आजकल की लड़की है, आजकल की लड़कियों से भूखा नहीं रहा जाता। अरे जब भूखी नहीं रह सकती तो कैसा व्रत और कैसी पूजा, फिर कथा सुनने क्यों आई है। मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर प्रीति पूजा बीच में ही छोड़कर घर आ जाती है। क्या हुआ बहू, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई। माँ जी, वहाँ औरतें कथा सुनने थोड़ी ना आई हैं, वो तो एक दूसरे की बहुओं की बुराई करने आई हैं। मुझसे नहीं सुना गया इसलिए मैं आ गई। प्रीति घर आकर चांद निकलने का इंतजार करने लगी। रात हो गई, चांद निकल आया था। प्रीति राहुल का इंतजार कर रही थी। कितनी जोर की भूख लगी है, न जाने राहुल कब आएंगे। तभी प्रीति के मोबाइल फोन की घंटी बजी। हेलो प्रीति, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम खाना खा लेना। लेकिन राहुल आज तो। प्रीति ने इतना ही कहा था कि राहुल ने फोन काट दिया। राहुल भूल गया था कि आज करवा चौथ है। आज मेरा व्रत है और आज ही राहुल को देर से आना है, लेकिन उसने तो कहा है कि मैं खाना खा लूं। अब पति की आज्ञा कैसे टाल सकती हूँ। प्रीति फौरन रसोई में गई और प्लेट भरकर खाना खा लिया। अब जाके पेट भरा है मेरा, सुबह से इतना कम खाया था जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। कुछ देर के बाद राहुल आ जाता है। प्रीति चांद की पूजा करती है और फिर राहुल के हाथ से पानी पीती है। उसके बाद उसने सुधा और राहुल को खाना दिया। अरे प्रीति, तुम भी खाओ ना हमारे साथ। नहीं नहीं, आप और माँ जी खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। बहू, आज तो तेरा व्रत था, फिर भूख क्यों नहीं है। चल अपनी भी थाली ले आ। प्रीति एक बार फिर से खाना खा लेती है। आधी रात को प्रीति के पेट में तेज दर्द होने लगा और वो बार बार टॉयलेट जाने लगी। राहुल ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। ओवर ईटिंग की वजह से इनकी हालत बिगड़ गई है, इन्हें डायरिया हो गया है। अभी कुछ दिनों तक इन्हें लिक्विड डाइट पर ही रहना होगा। माँ जी, राहुल, मैंने व्रत के नाम पर छिप छिप कर सारा दिन बहुत खाया है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी वजह से आप लोगों को भी परेशान किया। कोई बात नहीं बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। तू जल्दी से ठीक होकर घर आ जा बस। प्रीति ने कसम खाई कि अब वो हद से ज्यादा नहीं खाएगी। अनुभा को दूसरों को सजाने संवारने का बहुत शौक था। कॉलेज की पार्टी में अनुभा ने अपनी सबसे प्यारी सहेली के लिए कुछ ऐसा किया कि जिसके बाद पूरे शहर में उसके चर्चे होने लगे। महिलाएं और छोटी बड़ी सारी लड़कियां अनुभा की कला की दीवानी हो गई। अनुभा ने ऐसा क्या किया था, जानने के लिए देखते हैं मेहंदी ब्लाउज वाली। अनुभा बेहद गरीब परिवार से थी। उसके पिता जगमोहन ऑटो रिक्शा चलाते थे। अनुभा को पढ़ने का बहुत शौक था। सरकारी स्कूल से 12वीं पास करने के बाद माँ सुलेखा और पिता जगमोहन ने पाई जोड़कर उसका एडमिशन शहर के अच्छे से कॉलेज में करवाया था। अनुभा भी बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। जगमोहन रोज अनुभा को अपने ऑटो पर बिठाकर कॉलेज तक छोड़ने जाते। एक दिन, पापा, आज हमारे कॉलेज में फेस्ट है। मेरी फ्रेंड दीप्ति ने अपना मेकअप करवाने के लिए मुझे अपने घर बुलाया है। उसका ड्राइवर मुझे लेने के लिए आता ही होगा। दीप्ति को तैयार करके हम लोग वहीं से कॉलेज चले जाएंगे। ठीक है अनुभा बेटी, दीप्ति का मेकअप अच्छे से करना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अनुभा की माँ, मुझे मेरा लंच तो दे दो। अभिलाई जी,
सुलेखा ने खाने का डिब्बा जगमोहन को दे दिया। जगमोहन अपने ऑटो पर बैठकर निकल गया। थोड़ी देर में दीप्ति का ड्राइवर गाड़ी लेकर अनुभा के घर पहुंचा। अनुभा गाड़ी में बैठकर दीप्ति के घर पहुंच गई। वहां उसने दीप्ति का अच्छे से मेकअप किया और दीप्ति को साड़ी भी पहनाई। अरे वाह अनुभा, तूने तो मुझे कटरीना बना दिया। वाह, कितना अच्छा मेकअप किया है। ये शरबती आंखें, ये सुर्खोट, हाय, हर कोई मुझे ही देखता रह जाएगा। थैंक्स यार, आज कॉलेज के सारे लड़के तुझे प्रपोज करेंगे, तू देखना। दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। अब चल, जल्दी चल, फेस्ट शुरू होने वाला होगा। हाँ चलते हैं। दोनों सहेलियां कॉलेज जाने के लिए कमरे से बाहर निकली और गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि जल्दबाजी में दीप्ति का ब्लाउज गाड़ी के दरवाजे से लगकर फट गया। ओ यार, मेरा ब्लाउज फट गया, अब क्या करूं? मेरे पास तो एक ही साड़ी है, मैंने कोई दूसरी ड्रेस भी नहीं खरीदी थी। सोचा था पारंपरिक ड्रेस में फेस्ट में जाऊंगी। दीप्ति रोआसी हो जाती है। अरे मेरी प्यारी सहेली रो रही है, वो भी मेरे होते हुए। तू चिंता मत कर, चल मेरे साथ। अनुभा दीप्ति को घर के अंदर ले जाती है। तेरे पास लाल रंग की ट्यूब टॉप है ना? हाँ है तो। तू जल्दी से वो वाली ट्यूब टॉप पहन ले। लेकिन यार, साड़ी के ऊपर ट्यूब टॉप कौन पहनता है? तू पहन तो सही, मैं 2 मिनट में आई। ठीक है। दीप्ति लाल रंग का ट्यूब टॉप पहन लेती है और इतनी देर में अनुभा दौड़कर बगल वाली दुकान में जाती है। भैया, एक मेहंदी की कूप देना। ये लीजिए। कितने रुपए हुए? 20 रुपए। अनुभा उस दुकानदार को 20 रुपए देकर मेहंदी की कूप खरीद कर ले आती है। ये देख, मैंने ट्यूब टॉप पहन ली, लेकिन साड़ी पर ट्यूब टॉप कितनी बुरी लग रही है। ना ही पारंपरिक ड्रेस लग रही है और ना ही मॉडर्न। हो, तू चिंता मत कर, बस 10 मिनट शांत होकर बैठ जा। अनुभा मेहंदी की कूप से दीप्ति की पीठ पर बहुत सुंदर ब्लाउज का डिजाइन बनाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो दीप्ति ने मेहंदी का डिजाइनदार ब्लाउज पहना हो। 10 मिनट में अनुभा ने दीप्ति की पीठ पर मेहंदी से ब्लाउज का डिजाइन बनाकर तैयार कर दिया। अब खुद को आईने में देख। दीप्ति ने जब खुद को आईने में देखा तो देखती रह गई। वाह यार, तूने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मेहंदी की ब्लाउज पहन रखी हो। तूने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। अब चल कॉलेज चलते हैं, नहीं तो फेस्ट खत्म हो जाएगा। दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर कॉलेज आ जाती हैं। उस दिन फेस्ट में कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों की नजर दीप्ति पर टिकी थी। कई लड़कियों ने, यहाँ तक कि प्रोफेसर ने भी दीप्ति से उसके मेहंदी डिजाइन वाली ब्लाउज का राज पूछा। दीप्ति, तुम्हारा मेहंदी ब्लाउज तो बहुत यूनिक है, कहाँ से बनवाया? मैडम, ये तो अनुभा का कमाल है, उसी ने ये डिजाइन बनाया है और मेरी लाज बचा ली, नहीं तो मैं आज फेस्ट में नहीं आ पाती। लाज बचा ली? वो कैसे? दीप्ति ने सबको बताया कि किस तरह अनुभा ने उसका मेहंदी ब्लाउज बनाया। सभी अनुभा से उसका फोन नंबर मांगने लगे। अनुभा, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मेरी बेटी के लिए ऐसा मेहंदी वाला ब्लाउज बना सकती हो? मैं तुम्हें इस काम के लिए अच्छा पेमेंट करूंगी, तुम चाहो तो मैं एडवांस पेमेंट कर देती हूँ। नहीं मैडम, एडवांस पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी की शादी में जरूर आऊंगी और मेहंदी ब्लाउज बना दूंगी, आप काम के बाद पैसे दे देना। कॉलेज की लड़कियां भी अनुभा की तरफ ही खींची चली आई। हाय अनुभा, यार परसों मुझे एक पार्टी में जाना है, क्या तुम मेरे घर आकर मेरी पीठ पर भी ऐसी मेहंदी ब्लाउज बना दोगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे अपना नंबर दे दो। हाँ भी लो। इस तरह से सभी लोगों ने अनुभा से उसका मोबाइल नंबर लिया और उसे उस दिन ही कई काम मिल गए। अनुभा ने घर आकर ये बात जगमोहन और सुलेखा को बताई। वाह बेटी, तुझे तो ढेर सारे काम मिल गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अनुभा बेटी, अगर तू मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम करेगी तो पढ़ाई कब करेगी? इस काम से तेरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। बाबा, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं अनुभा, तुझे अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब फालतू काम में। पिता के सख्त रुख को देखकर अनुभा ने मेहंदी ब्लाउज के काम के बारे में सोचना छोड़ दिया। दूसरे दिन रविवार था और अनुभा के कॉलेज की छुट्टी थी। उस दिन जगमोहन अकेले ही ऑटो लेकर निकला, लेकिन जगमोहन को पता नहीं था कि वो दिन उसके लिए कयामत का दिन साबित होने वाला है। जगमोहन के ऑटो को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। जगमोहन बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे में ऑटो बुरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गया था। आसपास के लोगों ने जगमोहन को अस्पताल में भर्ती करवाया और अनुभा को इस बात की खबर दी। अनुभा और सुलेखा दोनों भागे भागे अस्पताल पहुंचे। देखिए, हादसे में इनका सिर फट गया है और दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया है। इनको 2 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। अनुभा और सुलेखा जगमोहन को घर ले आए। अनुभा की माँ, ऑटो तो अब चलने लायक नहीं रहा और ना ही मैं, घर का खर्च कैसे चलेगा? यही तो मैं भी सोच रही हूँ अनुभा के बाबा, घर का खर्च, अनुभा की पढ़ाई का खर्च, आपकी दवाइयाँ, ये सब कैसे होगा?
कुछ समझ नहीं आ रहा है। अचानक इतनी सारी मुसीबतें एक साथ आ गईं। हमने कभी सोचा भी नहीं था। अनुभा अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। माँ बाबूजी, आप लोग कहें तो मैं मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम शुरू कर दूं। मुझे यकीन है कि लोगों को मेरा काम पसंद आएगा और इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि घर का खर्च भी निकल जाएगा और पिताजी की दवाइयां भी आ जाएंगी। लेकिन अनुभा बेटी। पिताजी मना मत करिए, जब आप ठीक हो जाएंगे तब मैं ये काम छोड़ दूंगी। ठीक है अनुभा बेटी, तू मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम शुरू कर दे। जगमोहन के पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है पिताजी, मुझे तो कल के लिए काम भी मिला हुआ है। कॉलेज में एक लड़की है प्रिया, उसने मेहंदी ब्लाउज बनाने के लिए कल सुबह मुझे अपने घर बुलाया है। दूसरे दिन अनुभा मेहंदी की कूप लेकर प्रिया के घर पहुंच जाती है। उसकी पीठ पर मेहंदी ब्लाउज की बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाती है। वाह अनुभा, तेरे हाथों में जादू है। तूने कितना प्यारा मेहंदी ब्लाउज बनाया है। देखना प्रिया, पार्टी की सारी लाइमलाइट तू ही ले जाएगी। और हुआ भी वही। प्रिया जब पार्टी में पहुंची तो सभी उसके मेहंदी ब्लाउज को देख रहे थे। पूरी पार्टी में प्रिया का मेहंदी ब्लाउज हॉट टॉपिक बन गया था। सबने प्रिया से मेहंदी ब्लाउज बनाने वाली का नंबर ले लिया। अब तो दिन रात सुबह शाम अनुभा के पास ढेरों फोन आने लगे। अनुभा को मेहंदी ब्लाउज बनाने के इतने काम मिल गए कि उसके पास सांस लेने की फुर्सत भी नहीं बची। इस काम के लिए लोग अनुभा को पैसे भी अच्छे दे रहे थे। अनुभा अब एक दिन में 5 से 10 हजार रुपए कमाने लगी। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अनुभा के कमाए हुए पैसों से घर का खर्च भी अच्छे से चल रहा था और जगमोहन का इलाज भी हो रहा था। कुछ दिनों के बाद, अनुभा बेटी, आज तेरे पापा के पैरों का प्लास्टर कटवाना है। इन्हें अस्पताल कैसे लेकर जाएंगे? तुम चिंता क्यों करती हो माँ, मैं अभी ऑनलाइन कैब बुक कर देती हूँ। अनुभा ने कैब बुलाया और दोनों जगमोहन को अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने जगमोहन के पैर का प्लास्टर काट दिया। इन्हें अभी 1 महीना और आराम की जरूरत है। इन्हें धीरे धीरे वॉकर से चलने में मदद करनी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब। अनुभा और सुलेखा दोनों जगमोहन को घर ले आए। अनुभा बेटी, मेरी वजह से तुझे पढ़ाई छोड़कर मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम करना पड़ रहा है। बस 1 महीने की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुझे काम नहीं करने दूंगा। लेकिन ठीक होकर आप क्या करेंगे? ऑटो तो चलने की हालत में नहीं है। हमें दूसरा ऑटो खरीदना होगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ बाबूजी, बस 1 महीने की बात है। 1 महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अनुभा कड़ी मेहनत करने लगी। वो नाइट पार्टी में जाने वाली महिलाओं के लिए रातों को भी मेहंदी ब्लाउज बनाने लगी। नाइट में काम करने के लिए उसे ज्यादा पैसे मिलने लगे। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। जगमोहन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। एक दिन, बाबा जरा बाहर आना, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आओ तो सही। जगमोहन और सुलेखा दोनों घर के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक चमचमाती हुई नई कार बाहर खड़ी थी। अनुभा ने उस कार की चाबी जगमोहन को देते हुए कहा, आज से आप अपनी गाड़ी चलाओगे। लेकिन बेटी, ये गाड़ी तो बहुत महंगी होगी। तू इतने पैसे कहाँ से लाई? ये गाड़ी मैंने मेहंदी ब्लाउज बनाकर कमाए पैसों से खरीदी है। इसकी कुछ इंस्टॉलमेंट चुकानी बाकी है, वो मैं चुका दूंगी। बाबा, मैं ये काम नहीं छोड़ना चाहती हूँ। प्लीज मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम छोड़ने के लिए मत कहना। ठीक है अनुभा बेटी, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। जगमोहन ने अनुभा को गले से लगा लिया। अनुभा ने मेहंदी ब्लाउज बनाने की कला से पूरे शहर में नाम कमा लिया था और पैसा भी। वो दिन रात तरक्की करने लगी और अपने माता पिता को वो Please subscribe this channel.